आपको कैसा लगेगा कि एक दिन आप सोकर उठे एंड पूरी दुनिया भर से ह्यूमैनिटी एक अनजान ताकत का शिकार बन चुकी हो। सो हे फोक्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ खुशबू और स्केरी नाइट्स इन हिंदी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी वैनिशिंग ऑन 7th स्ट्रीट फिल्म की कहानी, जो कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत एक थिएटर को दिखाने से होती है, जहां पॉल प्रोजेक्टर्स को मैनेज करने का काम करता था। पॉल को बुक्स पढ़ने का शौक था और आज भी वह 1590 में एक आइलैंड से अचानक सभी लोगों के गायब होने की स्टोरी पढ़ रहा था। वो इंटरवल के बाद कुछ देर के लिए अपनी फ्रेंड से मिलने बाहर आता है और फिर वापस जाकर फिर से मूवी शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से पूरे थिएटर की लाइट चली जाती है। पॉल अब बाहर आकर चेक करता है तो उसे कोई नहीं दिखता। पॉल अब चेक करता हुआ लॉबी में आता है, जहां लाइट आते ही वो ये देखता है कि सब लोग गायब हो चुके हैं और यहाँ सिर्फ उनके कपड़े हैं और बाकी सामान बचा है। पॉल बाहर पूरे मॉल को चेक करता है, लेकिन सभी लोग वहाँ से वैनिश हो चुके थे। तभी मॉल का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आता है, पर उसे भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ है। दोनों मिलकर अब मॉल में आसपास चेक करने लगते हैं। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ नजर आता है और जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो भी ठीक उसी तरह गायब हो जाता है जैसे बाकी लोग हुए थे। पॉल भी वहाँ फ्लैशलाइट से चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ बस एक शैडो नजर आती है। सीन अब शिफ्ट होकर एक हॉस्पिटल पर आता है, जहाँ हम रोजमेरी नाम की एक नर्स को देखते हैं, जो पॉल की तरह सिमिलर कंडीशन का ही सामना कर रही थी। यहाँ भी हॉस्पिटल की लाइट जाने के बाद सब लोग अचानक से ही गायब हो गए थे। रोजमेरी अब सबको ढूंढते हुए ऑपरेशन थिएटर जाती है, जहाँ एक पेशेंट की सर्जरी की जा रही थी, लेकिन सर्जरी के बीच में ही सभी डॉक्टर्स गायब हो चुके थे। तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और फिर वो पेशेंट भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम ल्यूक को देखते हैं, जो सुबह आँख खुलने के बाद अपना स्मार्टफोन और टीवी चेक करता है, बट उसे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बैटरी डेड मिलती है। ल्यूक अब तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सड़कें सुनसान पड़ी थी, चारों तरफ तबाही मची थी। इससे पहले ल्यूक कुछ समझ पाता, उससे थोड़ी ही दूर एक प्लेन क्रैश हो जाता है, यानी कि उसका क्रू भी गायब हो चुका था। ल्यूक एक न्यूज चैनल में काम करता था और चीजों को जानने के लिए वो अब अपने ऑफिस जाता है, लेकिन यहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। ल्यूक अब वापस स्टूडियो में आता है और वहाँ की फुटेज को चेक करता है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ नहीं दिखता। लोग बस अचानक से गायब हो गए थे। ल्यूक अब दूसरे रूम में जाता है, जहाँ शिकागो से एक ब्रॉडकास्ट चल रही थी, जहाँ ये बताया जा रहा था कि ये डार्कनेस लोगों को ट्रिक करती है, उनके लव्ड वंस की आवाज में उन्हें बाहर बुलाती है। वो आदमी अब अपना नंबर बताता है और सभी लोग जो उस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें हेल्प ऑफर करता है, लेकिन तभी वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। वो डार्कनेस अब ल्यूक पर भी अटैक करती है, लेकिन वो सही टाइम पर विंडो पर लगे पर्दे हटा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ल्यूक यहाँ सैटेलाइट फोन को भी यूज करने की कोशिश करता है, पर उसकी बैटरी भी डेड थी। तभी ल्यूक को किसी की परछाई नजर आती है और वो उसके पीछे चला जाता है। सीन अब 3 दिन आगे शिफ्ट होता है, जहाँ ल्यूक शहर में बिल्कुल अकेला था, अपने गले में कई सारी फ्लैशलाइट्स पहनकर किसी ऐसी गाड़ी की तलाश कर रहा था जिसमें थोड़ी पावर बची हो। तभी एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आता है और उससे फ्लैशलाइट मांगता है। ल्यूक उसकी हेल्प नहीं करता, जिसके बाद वो आदमी भी थोड़ा आगे जाकर गायब हो जाता है। ये देखकर ल्यूक वहाँ से आगे निकल जाता है और हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची हाथ में फ्लैशलाइट लिए उसे ये सब करते हुए देख रही थी। ल्यूक को अब एक ट्रक मिलता है जिसकी हेडलाइट्स अभी भी जल रही थी, और जब वो उसके अंदर चेक करता है तो उसे एक गन और कुछ फ्लेयर्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर ल्यूक वहाँ से भी चला जाता है। और हम देखते हैं कि किसी तरह की डार्कनेस थी जो उसका पीछा कर रही थी। यही कारण था कि ल्यूक अपने गले में फ्लैशलाइट पहनकर घूम रहा था। ल्यूक को अब पास ही एक बार मिलता है जिसपे अभी भी लाइट थी और वो अंदर चला जाता है। ल्यूक को वहाँ भी कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वो बेसमेंट में जाकर कुछ सप्लाईज ढूंढने लगता है, लेकिन तभी जेम्स नाम का एक लड़का उस पर गन तान देता है।
वो ल्यूक को गन पॉइंट पर ऊपर लाता है, लेकिन ल्यूक उसे कन्विंस कर लेता है कि अगर जेम्स ने उसे मार दिया तो उसके पास दूसरा कोई नहीं होगा। जेम्स अब उसे बताता है कि वो इस बार की ओनर का बेटा है और उसकी माँ अभी चर्च गई है ताकि वहाँ से कोई मदद मिल सके। ल्यूक अब जेम्स को एक फ्लैशलाइट देते हुए ये कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा क्योंकि बार की इलेक्ट्रिसिटी इस समय बैकअप जनरेटर से आ रही थी जिसका फ्यूल खत्म होने वाला था। लेकिन जेम्स वहाँ से जाने से मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे वहीं रहकर उसका इंतजार करने को कहा था। दोनों के बीच अब बहस हो जाती है और ल्यूक अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। तभी रोजमेरी यहाँ आती है जो बिल्कुल पागल सी हो चुकी थी और अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। ल्यूक जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि बार में कोई नहीं है तो रोजमेरी उसी पर ये कहते हुए फायर कर देती है कि वो उसके बच्चे को ले गया है। ल्यूक अब उसे संभालता है और रोजमेरी अपने बारे में उन्हें बताने लगती है। वो बताती है कि जिस समय ब्लैकआउट हुआ था वो सिगरेट पीने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आई थी। अगले दिन सबके गायब होने के बाद जब वो घर पहुंची तो उसका 9 महीने का बच्चा भी गायब हो चुका था। रोजमेरी का हस्बैंड अक्सर इस बार में शराब पीने आता था और इसलिए उसे ऐसा लगता था कि वो उसके बच्चे को भी इस बार में ले आया है। जेम्स के ये पूछने पर कि वो अब तक कैसे जिंदा है, रोजमेरी बताती है कि वो फ्लैशलाइट की जगह ग्लो स्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है जो ज्यादा देर तक रोशनी देती है और वो उन्हीं में से एक जेम्स को पहना देती है। तभी उन लोगों को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए पुकार रहा था। रोजमेरी उसकी हेल्प के लिए कहती है पर ल्यूक उन्हें रोककर अकेले ही बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें ये कहता है कि जब तक वो वापस आकर आवाज ना दे दरवाजा मत खोलना। ल्यूक अब दौड़ते हुए बाहर जाता है जहां उसे रास्ते में ह्यूमन लाइक शैडोज नजर आती है पर वो उनसे बचते हुए उस आदमी तक पहुंच जाता है जो एक एक्सीडेंट के बाद बस स्टॉप के उजाले में लेटा था। ये पॉल था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में थिएटर में देखा था। ल्यूक अब उसे उठाकर वहां से जाने लगता है लेकिन तभी उसकी फ्लैशलाइट काम करना बंद कर देती है और वो डार्कनेस उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वो अपने पास मौजूद फ्लेयर को जलाता है और पॉल को लेकर किसी तरह वापस बार में पहुंच जाता है। रोजमेरी यहाँ उसे संभालती है और ल्यूक उससे पूछता है कि पॉल वहाँ कैसे पहुंचा। पॉल अब उन्हें बताता है कि वो एक थिएटर में काम करता था। जब सभी लोगों के गायब होने के बाद वो बाहर चेक करने को आया तो उस पर किसी ने हमला कर दिया और वहाँ से बाहर ले गए और जब उसे होश आया तो वो रोड पर इसी हालत में पड़ा था। पॉल अब स्पेकुलेट करने लगता है कि ये सब किस वजह से हुआ होगा और वो पार्टिकल कोलाइडर, पैरेलल यूनिवर्स और एलियन एब्डक्शन जैसी कई थियरीज बताता है। लेकिन रोजमेरी को ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है और वो चारों किसी रीजन की वजह से जिंदा बचे हैं और ल्यूक और रोजमेरी के बीच इसी को लेकर बहस हो जाती है। लेकिन तभी बाहर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। पॉल अब उन्हें हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑफ करने के लिए कहता है जिससे लाइट्स फिर से स्टेबल हो जाती है। पॉल अब जाकर जनरेटर को भी थोड़ा फिक्स करता है लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर काम करेगा। उन सबको अब तक ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हुआ। लेकिन तभी पॉल को उस बुक की स्टोरी याद आती है जो वो थिएटर में पढ़ रहा था। वो उन्हें बताता है कि 1590 के दौरान एक आइलैंड पर काफी सारे लोग रहते थे। एक बार जब इंग्लैंड सरकार ने उनके लिए सप्लाईज भिजवाई तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। सब लोग गायब हो चुके थे बिना अपना कोई भी सामान लिए। उन्हें बस वहाँ दीवार पर एक शब्द लिखा मिला, क्रुआतोन। अब ये घटना 1590 के टाइम में रियल लाइफ में घटी थी जिसका मूवी में रेफरेंस दिया गया है और ये क्रुआतोन मिस्ट्री के नेम से फेमस है। रोजमेरी अब पॉल से उसका मतलब पूछती है पर पॉल बताता है कि इसका मतलब किसी को भी नहीं पता। हो सकता है कि ये किसी तरह की वार्निंग हो जो उन्हें दी गई थी लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया और ये कहते हुए पॉल नीचे गिर जाता है। ल्यूक और रोजमेरी उसे वापस ऊपर लिटाते हैं और ल्यूक अब उस ब्रॉडकास्ट के बारे में सबको बताता है जो उसने स्टूडियो में देखी थी। ल्यूक अब ये भी रिवील करता है कि उसे यहाँ से थोड़ी ही दूर एक ट्रक का पता है जिसकी बैटरीज अब तक डेड नहीं है लेकिन उसे स्टार्ट करने के लिए धक्का देकर यहाँ लाना होगा और पावर देनी होगी। ल्यूक सबको वहाँ से निकलने के लिए कन्विंस करने लगता है और तभी लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती है जिसके बाद वो सब यहाँ से निकलने के लिए मान जाते हैं। ल्यूक अब जेम्स को पॉल और जनरेटर का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद रोजमेरी के साथ उस ट्रक को लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ पॉल की हालत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और वो जेम्स से बार में सॉन्ग्स प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करता है पर जेम्स जब ऐसा करता है तो बार लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती है। पॉल की भी हालत अब बिगड़ रही थी।
जिसे देखकर जेम्स पानी लेने के लिए जाता है और तभी बार की लाइट्स चली जाती है। दूसरी तरफ ल्यूक और रोजमेरी उस ट्रक को धक्का मारते हुए बार की तरफ ला रहे थे, लेकिन तभी ल्यूक का एंकल मुड़ जाता है, जिसके बाद ये थोड़ी देर वहीं रुकते हैं। ल्यूक की फ्लैशलाइट अब काम करना बंद कर देती है, पर तभी रोजमेरी की नजर उस छोटी लड़की पर पड़ती है जो ल्यूक पर नजर रख रही थी। दोनों अब उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके पीछे आती डार्कनेस को देखने के बाद वो छोटी लड़की वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक उसका दौड़कर पीछा भी करता है, लेकिन एंकल मुड़ा होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और गिर जाता है। वो डार्कनेस अब तेजी से ल्यूक की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी रोजमेरी उस ट्रक की हेडलाइट्स को जला देती है, जिससे ल्यूक की जान बच जाती है। यहाँ बार में लाइट्स वापस आ चुकी थी, लेकिन वहाँ बस उसे जेम्स की फ्लैशलाइट और उसका सामान मिलता है। वो बेसमेंट में चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक हिडन रास्ता नजर आता है जो एक टनल से जुड़ा हुआ था और इसमें रोशनी भी आ रही थी, जिसके कारण पॉल अब जेम्स को ढूंढता हुआ इसके अंदर चला जाता है। इस टनल के एंड में पॉल को एक डोर मिलता है, लेकिन जब वो इसे खोलता है तो वहाँ बस एक दीवार निकलती है। तभी वो डार्कनेस उस पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि ये सब पॉल अपने दिमाग में सोच रहा है और असल में वो अब भी उसी बार में लेटा हुआ है जहाँ वो डार्कनेस उस पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लेती है। यहाँ जेम्स भी अभी तक जिंदा था क्योंकि उसने अपने गले में ग्लो स्टिक्स पहन रखी थी, और जब वो बाहर आता है तो उसे यहाँ बस पॉल के कपड़े मिलते हैं। दूसरी तरफ ल्यूक और रोजमेरी के पास ट्रक की लाइट्स भी धीरे धीरे फ्लिकर करने लगती है। ल्यूक अब एक गाड़ी से फ्यूल निकालकर मशाल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास लाइटर नहीं था, जिसके बाद रोजमेरी उसे लेकर उस हॉस्पिटल में चली जाती है जहां वो काम करती थी। यहाँ वो अपनी मशाल जलाते हैं और रोजमेरी ल्यूक को बताती है कि स्टोरेज एरिया में काफी सारा रबिंग अल्कोहल रखा है जो उनके काम आ सकता है। रोजमेरी अब ल्यूक को आराम करने के लिए कहकर अकेले ही स्टोरेज रूम में जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो अब अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर आती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था और तभी उस डार्कनेस के अटैक के साथ वो भी गायब हो जाती है। ल्यूक ये देखकर अब जल्दी से ट्रक के पास जाता है और उसे धक्का देकर बार के पास लाने लगता है। यहाँ बार में जेम्स अकेला था और लाइट्स भी काफी तेजी से फ्लिकर कर रही थी। वो डार्कनेस अब जेम्स पर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है। ये दोनों अब डिसाइड करते हैं कि जेम्स ट्रक स्टार्ट करेगा और ल्यूक जनरेटर से कनेक्ट करके ट्रक को पावर देगा। अब ये लोग किसी तरह ट्रक को तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बार की पावर चली जाती है। ल्यूक पर अब वो डार्कनेस अटैक करने ही वाली थी, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो दोनों ट्रक लेकर बार से दूर आ जाते हैं, लेकिन ट्रक का बोनट अब भी खुला हुआ था। ल्यूक अब इसे बंद करने बाहर जाता है, पर तभी जेम्स की नजर चर्च पर पड़ती है और उसे भी वहाँ से अपनी मदर की आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए ल्यूक को छोड़कर चर्च में भाग जाता है। ल्यूक अब कोई रास्ता न पाकर शहर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में वो उस वर्ड को लिखा हुआ देखता है जिसके बारे में पॉल ने उन्हें बताया था। यहाँ जेम्स अब धीरे धीरे चर्च में आगे बढ़ने लगता है और डार्कनेस भी उसका पीछा करने लगती है। तभी ल्यूक वापस वहाँ आता है और ट्रक को चर्च में ही क्रैश करवा देता है और जेम्स को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स नहीं मानता और वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए आगे चला जाता है। ल्यूक उसे रोकने के लिए पीछे आता है, लेकिन तभी ट्रक की लाइट्स बंद हो जाती है और ल्यूक भी उस डार्कनेस का शिकार बन जाता है। वो डार्कनेस अब धीरे धीरे जेम्स की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जेम्स खुद के डर पर काबू पाते हुए ये कहने लगता है कि वो एग्जिस्ट करता है और वहाँ ब्लैकआउट हो जाता है। जेम्स की आंखें अब सीधे अगली सुबह खुलती है, जहाँ वो अपने सामने उसी छोटी लड़की को देखता है जो अब तक उसी चर्च में रह रही थी और किसी तरह डार्कनेस से बची हुई थी। जेम्स अब उसे छोड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन वो उसे रुकने की रिक्वेस्ट करती है। जेम्स अब उसे भी अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ बाहर वो पुलिस का घोड़ा देखते हैं। दोनों अब उस पर बैठकर शिकागो जाने के लिए निकलते हैं, जिसके बारे में ल्यूक ने उन्हें बताया था, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब मुझे पता है कि इस मूवी की एंडिंग ने आपके मन में काफी सारे सवाल छोड़ दिए होंगे, जैसे वो डार्कनेस क्या थी और सिर्फ ये कुछ लोग ही जिंदा कैसे बचे। इसका कारण ये है कि डायरेक्टर ने इस मूवी की एंडिंग को ओपन रखा है और ये व्यूअर्स पर छोड़ दिया है कि वो उस डार्कनेस को क्या समझते हैं। मूवी में पॉल इसे एलियन एब्डक्शन, पैरेलल यूनिवर्स या पार्टिकल कोलाइडर एक्सीडेंट जैसी चीजों की थ्योरीज देता है,
वहीं रोजमेरी का ये मानना था कि ये सब गॉड ने किया है और डायरेक्टर ने मूवी कैरेक्टर्स की तरह हमें भी इसी सिचुएशन में छोड़ दिया है जहां हम बस स्पेकुलेट कर सकते हैं। जहां तक बात है सिर्फ इन्हीं कुछ लोगों के जिंदा बचने की, तो वो इसलिए था क्योंकि ब्लैकआउट के समय इन सभी के पास लाइट का कोई ना कोई सोर्स मौजूद था। जैसे पॉल ने अपने सर पर फ्लैशलाइट पहन रखी थी, रोजमेरी ब्लैकआउट के टाइम अपनी सिगरेट जला रही थी, ल्यूक जहां सोया था वहां कैंडल जल रही थी और जेम्स बैकअप जनरेटर्स की हेल्प से बचा हुआ था। एंड मूवी के अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये चीज जो भी थी वो सिर्फ ह्यूमंस को ही टारगेट कर रही थी। तो दोस्तों ये थी वैनिशिंग ऑन द 7th स्ट्रीट की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए डार्कनेस क्या थी। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।